आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे बीएसएफ एसईआरओआरएम के सिलेबस में गुणोत्तर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिव, जीपी, शॉर्ट में जीपी बोलेंगे। तो इससे पहले मैंने सामांत श्रेणी और सामांत श्रेणी के जो क्वेश्चन थे और प्रॉपर्टी और जो फॉर्मूले वो करा दिए थे, बहुत अच्छी तरह समझाया है। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर को देखने से पहले उसको पक्का देखें, तब ये समझ में आएगा। ठीक, ये 3 श्रेणी है, 3 श्रेणी में दूसरे नंबर की श्रेणी है। ओके, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ, इसके ये जो मैं करा रहा हूँ मैथमेटिक्स का जो क्लासें हैं, वो कक्षा 11-12 वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, वो भी अपने बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, जो भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को पूरा, और वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी देखते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिव, जीपी। ये होती क्या है गुणोत्तर श्रेणी? किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो जीपी होती क्या, ये देखते हैं। ठीक है, जीपी किसी ऐसी श्रेणी जिसका दूसरे पद में पहले पद से भाग करने पर समान संख्या प्राप्त हो, वो जीपी कहलाती है। देख लीजिए उदाहरण इसका, नमूना एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, ये कोई जीपी है। ठीक, पहचानेंगे कैसे, ये भी इसमें पहचान भी शामिल है, कैसे पहचानेंगे यार, और इसकी डेफिनेशन भी सब एक ही हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ऐसी श्रेणी जिसमें दूसरे पद में पहले से भाग देने पर, ये दूसरे पद में पहले से भाग देने पर, उसके बाद इसमें इससे भाग देंगे, उसके बाद इसमें इससे भाग देंगे, तो समान संख्या प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा पद कौन सा है, 4/2 बराबर 2 आया। अब इसमें भाग देंगे 8/4 से देंगे बराबर 2, इसी तरह 16 में देंगे 8 से बराबर 2। तो ठीक है, ये 2 समान संख्या प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब ये जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव है। ठीक है, तो पहचान तो समझ में आ गई होगी, कैसे पहचानेंगे, और डेफिनेशन क्या होती है वो भी समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये होता है गुणोत्तर श्रेणी, पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, अब इससे आगे हम पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टी, जो फॉर्मूले हैं, और कुछ इसके जो शॉर्ट टर्म है, वो भी जैसे सामान्य श्रेणी में शॉर्ट टर्म बताए थे, ए एन वहां पद है, और ए और डी, ये सार्वंतर क्या होता है वो भी इसको बता देते हैं। ठीक, तो देख लीजिए, देखो गुणोत्तर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है उसको भी हम ए ही बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ठीक, इसको बोलेंगे, ए को बोलेंगे प्रथम पद, ये डी, इसको भी सार्वंतर बोलते हैं, सेम है। ठीक है, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक, डी हो गया। और एन क्या होता है, nth टर्म, TERM। ठीक, एन क्या होता है, AN या TN, ये ये होगा nवां पद, ये होगा nth टर्म, TERM। ओके, SN क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म मतलब n पदों का योगफल, सम ऑफ nth टर्म, TERM। ठीक, n पदों का योगफल। ठीक है, ये जो निशान है या चिन्ह है या वो शॉर्ट टर्म है, इनको इस गुणोत्तर श्रेणी में यूज होगा जैसे सामान्य श्रेणी में होते थे। तो इनका पूरा पता होना चाहिए, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है और एस एन क्या है। ओके, तो इनको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ठीक है, चलो अब क्या पढ़ेंगे, nth टर्म, TERM, nवां पद,
nवां पद क्या होता है श्रेणी का, ठीक है। nवां पद क्या होता है ये पढ़ेंगे। क्या होता है ए एन बराबर ए आर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है nवां पद के लिए। ए एन बराबर ए आर एन माइनस वन, ए क्या है यहाँ, ए बराबर प्रथम पद, ठीक। आर बराबर आर या डी एक ही बात है, ठीक है। आर वहां डी की जगह आर लिख लेना, जिसमें अधिकतर आर दिया होगा, ठीक है। तो आर लिख लेना। आर बराबर सार्वधातुक, सार्वधातुक या कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया सार्वधातुक या डी या आर, वैसे डी तो सामान्य श्रेणी में होता है अधिकतर और आर को गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक। एन क्या है, एन वा पद, nth टर्म, ठीक है। ये है एन बराबर पदों की संख्या, ठीक। सीधा सीधा मैं लिख देता हूं पदों की संख्या, ओके। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, ठीक। अब मान लीजिए हमको पहला पद निकालना है, ठीक। गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद निकालेंगे इसके जरिया से, ठीक। तो पहला पद निकालेंगे तो n बराबर पहले पद के लिए, यहां लिख दो पहले पद के लिए हमें पहला पद निकालना है, तो क्या निकालेंगे, n बराबर वन रख देंगे, ए वन बराबर ए आर एन वन माइनस वन, जीरो हो जाएगा तो एक ही बचेगा। इसी तरह दूसरा पद निकालेंगे तो ए बराबर दो रख देंगे एन की जगह, तो ए टू बराबर ए आर, टू में से एक गया तो एक बचेगा, एक को लिखते हैं। इसी तरह तीसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर, तीन में से एक गया तो दो, ठीक है। इसी तरह चौथा निकालेंगे ए फोर, एन की जगह रखना है केवल, ए फोर बराबर ए आर, फोर माइनस वन तो थ्री, ठीक है। इसी तरह ऐसे टर्म निकालते हैं। प्रथम पद ए आर, ना प्रथम पद एन की जगह वन रखेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो का वन, ठीक है। आर की पावर वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, आर की पावर ये हो जाएगी जीरो, इसका मान वन हो जाता है, ठीक है। यहाँ गलती होगी थोड़ा, वन गुणा वन बराबर ए, ठीक, ये होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ए वन हो जाएगा ए टू हो जाएगा आर, ए थ्री हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए फोर हो जाएगा ए आर क्यू, ठीक। ऐसे ही सामान्य श्रेणी में क्या होता था, प्रथम पद तो यही होता था, दूसरा पद क्या होता था, दूसरा पद ए टू बराबर क्या होता था, ए प्लस डी, तीसरा पद क्या होता था, ए प्लस टू डी, ये सामान्य श्रेणी में होता था। और इसमें ये है फर्क, कुछ थोड़ा सा ही फर्क है, इसमें 2d से गुणा होता था, इसमें भाग लग जाती है, वो घात लग जाती है, इसमें प्लस होता था, इसमें गुणा हो जाता है, बस इतना फर्क है, ठीक है। ये सामान्य श्रेणी के थे, ये गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं, ठीक। चलो उतारो उसको। अब तो ये थे n वां पद के लिए फॉर्मूला। अब आ जाएगा n पदों का योगफल, ठीक है। n पदों का योगफल क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म, TERN, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, SN बराबर a r की पावर n माइनस वन और r माइनस वन, ठीक, ये होता है। एक दूसरा होता है एस एन बराबर, इसका उल्टा हो जाएगा a वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, ठीक। ये दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों अलग अलग में अलग अलग कंडीशन में लगते हैं। ये कब लगेगा, जब r का मान एक से बड़ा हो, ठीक है। ये कब लगेगा, जब r का मान एक से बड़ा हो, जैसे r का मान कितना हो,
आर बराबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब तो ये लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और ये कब लगेगा? जब आर का मान 1 से छोटा हो, आर लेस देन ए। ठीक है, आर का मान 1 से छोटा हो, तो एक से छोटा क्या होगा? 1/2, 3/2, वो 1/2 हो जाएगा, जैसे 0.5, 0.25। ठीक है, ऐसे मान आ जाएंगे तब लगेगा। अधिकतर ऊपर वाला ही लगता है। ठीक, ये दो फॉर्मूले हैं एन पदों का योगफल, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दूसरा है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये है आर जब 1 से बड़ा हो उसके लिए। ठीक है, ये कब है? आर जब 1 से छोटा हो। ठीक, आर 1 से छोटा हो तब के लिए दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। दूसरा आगे है अनंत श्रेणी के, जैसे गुणोत्तर श्रेणी कोई अनंत में दी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योगफल, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल कैसे लिखेंगे? एस एन बराबर, वो एन नहीं लिखा जाएगा यहां पर फिर। ठीक है, यहाँ इनफाइनाइट लिखा जाएगा। क्या होगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये होगा ए अपॉन 1 माइनस आर। अब अनंत गुणोत्तर श्रेणी कैसे पहचान करेंगे? जैसे मान लीजिए ये है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 डॉट, यहाँ अनंत लिखा होगा। ठीक है, वो हो जाएगी अनंत गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, उसका निकालने का तरीका, योगफल कैसे निकालेंगे? एस इनफाइनाइट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ठीक, चलो इसको उतार लीजिए। अब लिखेंगे गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, MEN, इसको बोलते हैं GM। ठीक है, किसी दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, वो किसी तीन संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, मतलब कोई सीरीज दी है, गुणोत्तर श्रेणी तीन पद में दी है, उसका अगर गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, तीन हो कोई हो, तो क्या निकालेंगे? जैसे मान लीजिए 2 है। ठीक है, दो संख्याएं दी हैं ए बी, माना दो संख्याएं ए बी में है, तब गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा? √AB। ठीक है, GM बराबर। ठीक है, तब गुणोत्तर माध्य कितना आ जाएगा? √AB। ओके, ठीक। अब ये तो दो संख्याओं के लिए हो गया। अब मान लीजिए अनंत, मतलब 4 संख्याएं दी हो, तो 3 संख्याएं दी हो, तो जैसे मान लीजिए ये है A1 A2 A1 A2 A3 A4, ये 4 संख्याएं दी हैं। इसका गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे? देखिए कितनी संख्याएं? 4, चारों को गुणा कर देंगे, A1 गुणा A2 गुणा A3 गुणा A4। ठीक है, इन सब की घात लगा देंगे, के हैं 1 2 3 4, 4 की घात लगा देंगे, GM बराबर। ठीक है, दो संख्याओं का ऐसे निकालेंगे, फिर कितनी भी हो उसमें घात जितनी संख्या है उसके 1 अपॉन कर देंगे। ठीक है, इसका एक मैं सैंपल देता हूं, पहले इसको उतारो।
चलो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे ये है, हमको जीपी दी है 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, ये श्रेणी दी है। ठीक, तो इसका हम गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है, इस श्रेणी का गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है? जीएम बराबर, मैंने बताया जितनी भी संख्या है उन सबका गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ एक मान लेते हैं, सबका गुणा कर दो। 2 1 गुणा 2, 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4। अब क्या करेंगे, सबका कितनी संख्या है, 1 2 3 4, इसको 1/4 लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको और हल करना है तो 2 आ जाएगा, कितनी पावर है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1 और 2 3 और 3 6 4 10। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। और हल करना है तो 10/4 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 बराबर 2 की पावर 5/2। ये आ गया जीएम। ठीक, ऐसे करते हैं। आ गया ना समझ में? ओके, चलो इसको उतारो। आगे प्रॉपर्टी है, हाँ ठीक। अब देखिए क्वेश्चन आता है, जैसे समांतर श्रेणी में था, कितने समांतर माध्य, दो संख्याओं के बीच कितने समांतर माध्य रखें, 4 समांतर माध्य बताओ, 5 समांतर माध्य बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए ये है 3 और 2 और 16 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। गुणोत्तर माध्य यहाँ ए और बी मान लीजिए। ठीक है, ये एग्जांपल बताता हूँ। ए और बी के बीच 3 गुणोत्तर माध्य क्या होंगे। ठीक, तो कैसे ज्ञात करते हैं? मान लीजिए ए है, ये बी है, यहाँ 3 गुणोत्तर माध्य निकलवा रहा है, तो G1 G2 और G3। ठीक है, ये 3 गुणोत्तर माध्य हम कैसे निकालेंगे? ठीक, क्या करेंगे, पहले तो हमको पहला पद की जरूरत पड़ती है। प्रथम पद क्या रहेगा इसमें, प्रथम पद बराबर ए। ठीक है, और कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5। T5 बराबर कितना आ जाएगा, T5 बराबर क्या होता है? अभी तो मैंने बताया था, एक कम कर दो, घात A4 हो जाएगा। ठीक है, T5 कितना हो जाएगा, AR4। ठीक, इन दोनों की यहां से हम R निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से हम R निकाल लेंगे, तब ये आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो इसका। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 2 और 16 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद क्या होंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए 2, ये है 2 और ये है 16, कितने 3 निकलवा रहा है, तो G1 G2 और G3। ओके, तो पहला पद क्या है, A, प्रथम पद बराबर ए कितना है, 2। ठीक, अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद हो गए। तो T5 बराबर कितना है, क्या होता है, T5 बराबर AR4 और दिया कितना है, 16। ठीक, T5, अरे उसमें समांतर श्रेणी में नहीं निकाल देते, T5 समांतर श्रेणी में क्या होता था, A + 4D। इसमें क्या है, AR4, AR की पावर 4। ठीक है, इसमें प्लस में 4D हो रहा है, इसमें पावर और गुणा हो रहा है। ठीक है, इतना ही फर्क है। चलो
प्रथम पद 2, T5 बराबर इतना, तो यहां से हम क्या करेंगे, A4 बराबर है 16। ठीक, A का मान 2 है। ठीक, एक सेकेंड, AR की पावर 4 बराबर 16। A का मान 2 है, 2 लिख दो यहां पर, गुणा R की पावर 4 बराबर 16 है। 2 8 16। ठीक, 2 8 16, 2 गलत हो गया, श्रेणी ये ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है, श्रेणी ऐसे नहीं बनेगी, यहाँ 32 होगा तब बनेगा। चलो देखिए, अब ये इसके क्वेश्चन समांतर माध्य के, वो गुणोत्तर माध्य के क्वेश्चन बनते हैं। 2 और 32 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद क्या होंगे। ठीक है, 2 यहाँ लिख देते हैं, 32। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, G1 1 मान लो, G2 और G3, 3 गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। ठीक, तो प्रथम पद क्या है, A, प्रथम पद बराबर 2 और 1 2 3 4 5, T5 बराबर क्या होता है, AR की पावर 4 बराबर कितना दे रखा है, 32। ठीक है, अरे समांतर श्रेणी नहीं होता था T5 पांचवा पद। ठीक, पांचवा पद कैसे निकालेंगे समांतर श्रेणी में, A5 बराबर A प्लस 4D। इसमें क्या है, 4 घात के रूप में है, R है इसका, और ये गुणा में है, यहाँ जुड़ जाता है, बस इतना फर्क है। ठीक, तो यहां से हम R निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से हम R निकाल लेंगे, तो देखिए A तो है ही 2। ठीक, तो AR की पावर 4 बराबर 32, A की जगह 2 लिख देंगे, 2R4 बराबर 32, ये 16 बार कट जाएगा। ठीक है, तो R की पावर 4, तो ये 2 की पावर 4, इसको हम 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर, तो R बराबर कितना आ गया, 4। ठीक, R बराबर 4 और A बराबर 2। अब किसी भी श्रेणी को पूरा करने के लिए 2 की तो जरूरत है, A और R की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, ये तो पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पद है, और ये गुणोत्तर माध्य फर्स्ट है, ये दूसरा पद है और गुणोत्तर माध्य फर्स्ट है। तो G1 बराबर, दूसरा पद के लिए क्या लिखेंगे हम, AR। ठीक है, पहला पद क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी में, A, और दूसरा होता है AR, तीसरा AR स्क्वायर, चौथा AR4। ठीक, तो G1 है ये फर्स्ट, मतलब गुणोत्तर माध्य है फर्स्ट, और टर्म कौन सा है, दूसरा, एक से दूसरा। तो दूसरा टर्म के लिए क्या लिखते हैं, 2 कितना है, 2A है, A बराबर 2 है, और R बराबर भी ना, R बराबर 2 ही तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, R बराबर 2 आ जाएगा ना, R की पावर 4, 2 की पावर 4, तो आधार की तुलना करें, घातों की तुलना करेंगे तो R बराबर 2 आ जाएगा। R बराबर भी 2 है, तो कितना आ गया, 4। ठीक, अब G2 निकालेंगे। G2 कौन सा पद है, तीसरा, 1 2 3। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, तीसरा पद क्या होता है, ARQ। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये मैंने अभी बताया था, ARQ हो जाएगा। तो A कितना है, 2, और R भी 2, 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, AR स्क्वायर होगा ना, G2 AR स्क्वायर। एक सेकंड गलत हो रहा है कहीं, 2 2 4, AR G2, हाँ ठीक है, ठीक है, AR की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अब G3 निकालेंगे। G3 ये वाला, ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4, चौथा टर्म को क्या बोलेंगे, ARQ। ठीक है, तो एक कितना है, 2 इंटू 2 की पावर 3 बराबर 8 दूनी 16। तो देखिए G1 बराबर 4 आ गया, ये कितना आ गया, 4, G2 बराबर 8 और G3 बराबर 16। तो ऐसे गुणोत्तर माध्य पद ऐसे निकालते हैं। आ गया समझ में, ठीक है, कुछ नहीं है समझने के लिए। ठीक, क्वेश्चन दिया होगा 2 और 32 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद क्या होंगे,
तो 2 और 32 लिख लिया हमने, ठीक है। फिर G1 G2 G3 लिख लिया, ओके। फिर देखते हैं प्रथम पद क्या है इसमें। प्रथम पद 2 है। फिर T5 कितने पद है, 1 2 3 4 5, T5 हो गया। T5 को हम क्या बोलते हैं, AR की पावर 4 बराबर कितना है 32। T5 बराबर वो पांचवा पद कितना है 32। तो फिर इसको हल किया, AR4 बराबर 32, तो A का मान रखे, R बराबर 2 की वैल्यू निकल आई। फिर G1, ये G1 है, ठीक। G1 बराबर ये कौन सा पद है, दूसरा। दूसरा पद क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी में, AR दोनों का गुणा कर दिया। G2 कौन सा पद है, 1 2 3। तीसरा पद क्या होता है, AR स्क्वायर। इस तरह 8 आ गया। अब G3 कौन सा पद है, 1 2 3 4, चौथा पद है। चौथा पद क्या होता है, ARQ, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के जो पद मैंने बताए थे, ऐसे यहाँ पर पहला पद A, दूसरा पद AR, तीसरा पद ARQ, चौथा पद AR4, दूसरा पद AR स्क्वायर, तीसरा पद ARQ और चौथा AR, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद AR4, छठा पद AR5। एक कम करते जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो एक कम होता जा रहा है। R की पावर 1 थी, यहाँ पर 1, यहाँ 2, ये तीसरा पद है तो 2, ये चौथा पद है तो 3 की पावर है, पांचवा पद है तो 4 की पावर है, छठा पद है तो 5 की पावर है। एक R कम कर देंगे और गुणा के रूप में इसको लिख देंगे। ये होते हैं पद, ठीक। चलो इसको उतार लीजिए। चलो अब देखिए, अगर 3 संख्याएं किसी श्रेणी में दी हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। याद है, 3 संख्याएं ABC दी हैं, तब B स्क्वायर बराबर AC, ठीक है। तब क्या होगा, मतलब ये है इधर ABC GP में है, तब B स्क्वायर बराबर AC, मतलब बीच वाले का वर्ग इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। अब ऐसे मान लीजिए ABCDE दिया है, हमें इन तीनों का यहाँ पर कोई संख्या का वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, D स्क्वायर बराबर C इंटू E, ठीक। बिल्कुल समांतर श्रेणी की तरह है, सामान्य श्रेणी की तरह है बिल्कुल, ठीक। सामान्य श्रेणी में क्या होता था, 2B बराबर A प्लस C होता था। इसमें इधर गुणा हो रहा है, इसका वर्ग। वही बात है, जो घात लगती है उसमें गुणा में हो जाता है, जो गुणा है वो प्लस में हो जाता है, ठीक। ऐसे करके निकालेंगे। अब मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे 2 4 8, ठीक है। दो, यहां मान लीजिए ऐसे कोई एग्जांपल दिया होगा, 2 y 8 GP में है, तो y का मान क्या होगा, ऐसे करके पूछ लेगा। तो क्या होगा, y स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणा, 2 8 बराबर 16, तो y बराबर 4, ठीक। ऐसे आ जाएगा। आ गया समझ में, ये इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको उतारो।
देखिए कंडीशन है ये है, यदि जीपी में किसी अचर संख्या से गुणा करने पर, ये तो कोई जीपी दी है, उसमें अचर संख्या से गुणा कर दे तब क्या होगा। मान लीजिए ये श्रेणी दी है 2 4 8 16 32, इसमें कोई अचर संख्या से मान लीजिए 3 से गुणा कर देता हूं मैं, 3 से गुणा कर देता हूं इसमें पूरी में, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 8 24, 16 3 48, ठीक, प्लस डॉट डॉट। अब ये कौन सी, ये जो गुणा करने के बाद मैंने बोला यार जीपी में किसी अचर संख्या से गुणा करने पर क्या होगा, तो अचर संख्या 3 से मैंने गुणा कर दिया सब में, तो ये आया रेल 6 12 24। ये क्या ये जीपी में है, कौन सी श्रेणी है ये बता सकते हो। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, सबका 2 2 आ रहा है, तो ये जीपी में होगी। मेरा कहने का मतलब ये था, यदि किसी जीपी में कोई अचर संख्या से गुणा करने पर वो श्रेणी, जो नई श्रेणी बनेगी वो जीपी में ही होगी, ठीक है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक। यदि किसी जीपी में किसी अचर संख्या से गुणा कर दे तो नई जो श्रेणी बनती है वो किस में होगी, जीपी में, ठीक है। गुणोत्तर प्रोग्रेसिव, वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिव, ठीक। अब गुणा हो गया, ठीक। अब भाग करके देखते हैं, ठीक है, इसी में करके देख लेते हैं, ठीक। दूसरा नंबर जीपी में अचर संख्या से भाग कर देते हैं, भाग करके देखते हैं, ठीक है। भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है, भाग 1 2 कर देते हैं, तो 1 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 8 16, और ये 16 बार जाएगा। अब बताओ ये किस में होगी, भाग करने पर, किसी अचर संख्या से भाग करने पर ये कौन सी श्रेणी बन रही है, 1 का 2 में भाग, ठीक, 2 आएगा, 2 का 4 में, 4 का 8 में 2 बार, 8 का 16 में 2 बार, ठीक। कौन सी श्रेणी बन रही है, ये जीपी ही बन रही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, यदि किसी जीपी में किसी अचर संख्या से भाग करने पर जो नई श्रेणी प्राप्त होती है वो गुणोत्तर श्रेणी ही प्राप्त होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि किसी जीपी में या गुणोत्तर श्रेणी में किसी अचर संख्या से, अचर संख्या 2 मान लिया मैंने, 2 से अचर संख्या से भाग करने पर जो नई श्रेणी प्राप्त होती है वो गुणोत्तर श्रेणी ही प्राप्त होती है, ठीक है। अब भाग हो गया, अब क्या करेंगे पावर से, ठीक है। यही श्रेणी ले लीजिए, अब क्या करेंगे पावर लगा देंगे इनकी सबकी, ठीक। पावर कितनी कितनी लगा देते हैं, सबकी 2 2 पावर लगा दीजिए, 2 4 2 8 2 16 2 32 2, ठीक है। इनकी पावर लगा देंगे तब भी ये जीपी में ही रहेगी। देखो इसका इसमें वो करेंगे भाग, जैसे 4 की पावर 2 में और 2 की पावर 2 में, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। इसी तरह 4 को इसमें करेंगे, 8 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, इसको 8 8 64 और इसको 4 चौक 16, 16 चौक 64 बराबर 2 की पावर 2, ठीक है। इसी तरह ऐसे करते जाएंगे, मतलब 2 की पावर 2 ही सारवांतर कितना आएगा, 2 की पावर 2 अचर एक ही तरह का संख्या प्राप्त होगी, तो ये किस में होगी, ये भी जीपी में होगी। फिर कंडीशन देखना है, यदि कोई गुणोत्तर श्रेणी में सभी टर्मों का वर्ग कर दिया जाए, सभी टर्मों का वर्ग कर दिया जाए तो प्राप्त नई श्रेणी जीपी में ही होगी, ठीक है। ये भी कंडीशन लिख लो, ठीक। यदि किसी जीपी में उसके सभी टर्मों का वर्ग कर दिया जाए तो प्राप्त नई श्रेणी जीपी में ही होगी, ठीक है। चलो
एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट और है लॉग लेने पर, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है, जो लॉग लेते हैं वो थोड़ा उल्टा नियम है इसका, लॉग वाला थोड़ा उल्टा नियम है। ये मान लीजिए ये है, कौन सा है, दो, दो की पावर दो, दो की पावर तीन और दो की पावर चार, दो की पावर पाँच। अब ऐसी कोई श्रेणी दी है, ठीक है, ये कोई श्रेणी दी है, इसका अगर हम लॉग ले लें, ये देखना ये भी जीपी में है, अभी ये जीपी में है, अगर इसका हम लॉग ले लें, ठीक, लॉग कैसे लेंगे, लॉग टू, इसका लेंगे लॉग टू की पावर टू, लॉग टू की पावर थ्री, लॉग टू की पावर फोर, यहीं तक लिखो तो कितना, लॉग टू, टू आगे आ जाएगा, लॉग टू हो जाएगा, थ्री आगे आ जाएगा, लॉग टू हो जाएगा, फोर आगे आ जाएगा, लॉग टू हो जाएगा, ठीक। अब मुझे बताएंगे क्या क्या ये जीपी में हो सकती है, बताइए, भाग दे के देख लीजिए, log 2 से log 2 बच जाएगा, वो कट जाएगा, 2 बचेगा, log 2 से log 2 कटेगा, 3 बचेगा, log 2 से log 2 कटेगा, 4 बचेगा, तो कितना बचेगा, 1 2 3 4, ये बच रहा है ना, ठीक। तो ये क्या आ रही है, एपी आ रही है, ठीक। या फिर ऐसे कर लो, इसमें से इसको घटा दो तो 2 बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे तो ना, घटाने से नहीं होगा, इसको भाग देने से ही होगा, ठीक है। इसको इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो भाग दे के देखने पर कौन सी संख्या आपको, कौन सी श्रेणी प्राप्त कर रही हो रही है, एपी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि किसी जीपी का अगर हम लॉग लेते हैं तो जो प्राप्त नई श्रेणी होती है वो एपी में बनती है, ठीक है। यहां लिख लो, यदि किसी जीपी का लॉग लेने पर नई श्रेणी एपी में होती है, एपी में होती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। इसकी लगभग मेरे हिसाब से पूरी प्रॉपर्टी हो गई, 2 प्रॉपर्टी बची होंगी, तो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, और उसके बाद हम एग्जाम्पल और इसके जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। इसके भी कम से कम 30 क्वेश्चन कराने होंगे, तभी पूरा सिलेबस हो पाएगा इसका गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो देखते रहो, लाइक और शेयर करो, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, ठीक। ओके, थैंक यू।